मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित यह उपन्यास गुनाहों के देवता भाग 2। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और एक खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात सा नज़ारा था और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरे के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लत्तरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लत्तर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ में पीछे एक शाही मांद है। नागफनी की झाड़ के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता के अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थीं। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी बाहरी आदमी को कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थे। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों के नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने आतिश फिजा रखा था। घास फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियां से आम की शाखें झांका करती हैं। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता तब क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की याद हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लत्तरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलेट का कड़वा बनाया था, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थीं और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थे, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपने चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लत्तरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ मालूम नहीं था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती, अतः उसकी ज़िंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी नहीं लिख सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावान्मयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं और इसलिए जब आज सुधा मोटर से आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामनी और प्रभा की ओर देखकर हंसती। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था
और वह भी सभी को प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसो बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं। इनने पूछकर गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, चलो चलो देखे लत्तर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करके बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुशक होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से कहा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से में गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक गांधी, आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने क्योहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हूँ मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब में से बहुत सा साग निकाल कर कामनी और प्रभा को दे दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा, फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई कि यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे का स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो बाहर जाओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने कहा, खतवत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठाठ कर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म हो गई और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके ज़रा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरफ फुर्र हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छंतार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गगारों के सिलवटे से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूप पहलू बादल उड़ रहे और जमीन पर बादलों की सांवली छाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादल की छाँवों का खेल बड़ा मासूम सा लग रहा था। जितनी दूर तक छाँ रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहाँ वहाँ घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छाह किए हुए बादलों की ओर एक टक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदल ली और उसकी वेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सांस में भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है,
मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बर्दोश बादलों को न देख, बेखबर तो न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल पर जोर की चिकुटी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे अपनी ज़िंदगी बसर का ख्याल तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से सभी का होना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की ज़िंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत से भरी निगाहों से देखते रहे और मुस्कुरा कर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ये ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की। ब्याह करने की ठान चुकी है तो क्या दुनिया भर को तहमत लगाती है? मैं तो ठान चुकी हूँ। मेरा फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती है, गेसु ने मचलते हुए। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला ही रही थी, पर उन्होंने इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते आते घर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचा जात भाई है ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेंपती हुई बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत तो मैंने कहीं नहीं सुनी। तब तो तुम लोग एक दूसरे के कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह बात सब जाने थे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाखड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्मा कर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह गेसु, तूने सचमुच कमल देखे हैं ना? मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती हैं। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं से की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल से एक लंबा सा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वे। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी कि वो तो अब आने वाली ही है, यहीं रहकर पढ़ने वाली है। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल।
खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ेगी, हाजिरी कटी गई, अब बैठो यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अपने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अरसौही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेंप कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो, एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। एक रिदाए तिरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब, सुधा ने पूछा। रियादी तिरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रिदाए तिरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। कितना अच्छा है, अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती, गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। यह ले तेरी मोटर आ गई। सुधा उठी और अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और पास में आकर उचक कर अपने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई थी। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी, अभी घंटा भर है, घर पर चाय पियेंगे फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहे कार घिसो। गेसू भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और वह जल्दी से नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली रखी हुई थी। हाथ में क्रोशिया थे और उंगलियों में एक नाजुक तेजी से डोरी से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई और लहराती हुई धोती, नारंगी और काला तिरछी धारियों का कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा और उसका एक पफ ऐसा लग रहा था जैसे बाँह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी है और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटों की टहनियाँ उनकी सुनहली लहरों को समझकर अटखेलियाँ खेल रही थीं। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा लेकिन कुछ भी न कहकर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पेटिकों में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नज़र नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या आकड़ी हुई है यार, जैसे चंदर को जानते ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा, चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है, तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं है कि तुम निबंध की लिपि लेके आए हो तो नहाए धोए न बस बैठे रहे, सुबह से निबंध आ रहा है, निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई
और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा को उसने बड़े दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर पड़े। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज़ में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो? पागल। हाँ, इस बात पर इतनी नाराज़ हूँ, तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज़ होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम्हें तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी, सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ के जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने, फिर बाद में तुम कहती सुधा तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ उपदेश पिलाते और नाराज़ होते। बिना तुमसे हम पूछे कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसे में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर क्या रोना? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी और मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना, तो तुम्हें क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है तुम्हारा इम्तहान? चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा आज देखो, कहेंगे 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 नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबें में आग लगाए देते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसारिया से कहूँगा कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से, सुधा ने फिर आंखें नचा कर कहा। लो पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सावले रंग के जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ उनकी नम्रता और बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं, सरकारी कमेटियों में वो बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी में हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब फाइनेंस विभाग ने उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर किया था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सबसे पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधियों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु संत और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस्टर क्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई, तो मैंने सोचा वह मिले न मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बटी के साथ। अच्छा, और बटी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब कुछ बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से, तुम चाय पी चुकी क्या? जी हाँ। अच्छा तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसने की शुरू की कि इतने में सुधा कमरे में दाखिल हुई। ये सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा, फिर झुककर चंदन के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बोला है?
चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथों से बनाई थी। खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम। लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे, तश्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, सौर नहीं जरा सा? चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आँख फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हमारे हाथ में तो स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमानों के हाथ क्या क्या खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा के इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना कुछ पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिया। स्याही के बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया, यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपाकर लाई है और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें और बिगड़े की धोती में घी और स्याही सब लगाए रहती है तो तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कस कर कमर में खोंस लिया। छी, वही घी से तर छोर कमर में खोंस लिया, गंदी कहेंगी। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त कर रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक ओर उनके नक्शे पर बिंदुओं की तरह एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो वह भूत की तरह लगता था। फिर उसे दिन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से कुछ हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी यह इन लोगों की विशेषता होती है, और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनके लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, इनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने में भी वह अंतर्राम समाज से युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों को अपना स्थान अलग अलग होता है, और सभी मंदिरे के कंगूरे के फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ियों का पत्थर कौन बनेगा। वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है, और उसने निश्चय किया कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोजेगा जिससे मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आभास पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर के मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था, तब उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतें और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नदेव सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक हो जाता था। एक बार तो जब चंदर अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने के लिए, अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा था कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे,
अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है। वह यह भी समझता था जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आदमी का सुधार होना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा। वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में आज कैसे अस्वस्थ और पाश्विक वृत्तियां वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह भी यह समझता था कि जिस तरह की दुनिया का सपना देखता था वह दुनिया किसी आज की राजनीतिक क्रांति या किसी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती थी। उसके लिए आदमी को अपने में बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाली व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह दुनिया और उसके बढ़ाने में थोड़ी सी मददगार साबित हो सकती है। चूँकि अपने में वह भी सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था कि काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं था कि कितनी देर डॉक्टर शुक्ला वहाँ उसके पास आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना? डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले। चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने का सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था को नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है, जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर होने जा रही है उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। यही तो तुम लोगों की खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को भी तो बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है और अपने में बहुत ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चढ़ाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे तो हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद में थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, ब्याह शादियाँ भी ये दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इसमें जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज है तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को अपने केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्तिगत के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जातियों के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और उसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा? मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतनी ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त परिस्थिति दोनों के मन पर कितना प्रभाव रहे और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेज, प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे।
चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र के दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते जाना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो और अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस है, चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिले में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा के सर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। और फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद करने को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार को दिन? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब है कि सोमवार को कौन सा तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। अब तो बिनती को 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA कर लेंगे, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन जब हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, चलो। और महाराजिन ने डांट कर कहा, इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर रानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल की रात की बात सोचने लगी थी। क्लास में क्या मज़ा आया था। कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ क्या खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने की कतर ब्योंत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से कह दिया तो उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत ख़राब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी करो फ़ौरन। सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अभी 2 बजे हैं, जनाब आते ही नहीं हैं और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए ला देंगे। 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा? इम्तहान को थोड़े ही दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री, कविता के कुछ और पढ़ने में नहीं लगती है। कब से वह चंदर को कह रही है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते हुए सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो सुधा सो रही थी।
पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत। ख़ास तौर पर उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर जो दबा फूल तो खिल जाए। मुगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता है और बाहें तो जैसे पंखुड़ियाँ की बनी हों। गेसु आई और उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और उसने फिर मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुनाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका एक चुटिला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठी और आँख मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओह, उन्हें लाया नहीं? किसी ने बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाँह में चिरकुटी काटते हुए कहा। उफ, सुधा ने बाँह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की, ये सब अपने कहीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी की डोर बंधी हुई है। इससे पहले कि कुछ कहे गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ को चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ, चोटी न सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल को। नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अब कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी को पकड़कर उसे खींचकर बिठाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभालना है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया है। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी क्या देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल में कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहती है, चाहे जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। दत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मार कर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच। कभी कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देखो गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। और अगर कभी कोई बात होगी तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछो तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है, किसी को देखकर मैं रोने गाने लग जाऊं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर लगता है कि अक्सर की मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह सब महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी की सूरत तो छिपी नहीं? नहीं गेसु बानू, नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुम अंग्रेज़ों की शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिक पड़ा चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है या खुद हमें नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटक ले और अपने कदम घसीट लें। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है। तब जाकर हम देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था, और फिर उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका कि नहीं। और जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक आशार तेरे दिल को उस जगह पर छू लेते हैं जिस जगह पर उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और चाहे जो कुछ भी हो, मैं जानती हूँ तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है तेरे दिल में खुद से यह राज छुपा रखा हो।
और सुधा की गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द का मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है, बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तो इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझती है। इंतज़ार कुछ नहीं। चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं। इससे अच्छा कि सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे। पूछना? नहीं, पूछना क्या, खुद हाजिर है। क्या? कुछ नहीं। पूछना? अच्छा, फिर पूछ लेंगे। अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया है, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना कि उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सच में झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती, और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता कि वह छोटी सी छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती, और काम नौकरों से करवा भी ले, पर मास्टर तो नौकर से ढूंढवाया जा सकता, उन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का हाल यह है कि इस बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही समझ गया कि काहे मुंह बना रखा है। 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वहीं आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद ग्लास लेकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितनी ही ढीढ़ क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान होती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज पोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुँह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर मुँह से चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में चली गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेक छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर? क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज़ हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कुछ कहने के लिए कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन छिपाने लगते हो और इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है?
अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? हमने कभी कोई तुमसे बात छिपाई? जाओ एक अच्छी लड़की की तरह मुँह धोआओ। सुधा उठी और मुँह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन उदास होता गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई है कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तो मालूम हुआ कि चाचा जी मेरी ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए। बोले हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वो सौतेली हैं और वो तो चाहती नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे, लेकिन आज भी वह नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा है कि जिसकी शादी हुई है कोई भी सुखी नहीं है, सभी का भविष्य बिगड़ गया है। और क्यों न एक तौलाद पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हम अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम जो समझती नहीं हो, ज़िंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना थोड़ी है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बुझे प्यार करे तब ब्याह के तो कोई माने हैं, तो उसी से कर ले जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो चुप क्यों हो गए? अच्छा तो तुमने किसी से प्यार किया चंदर? क्यों बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों ये सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़ी ही छिपाते, हमें ज़रूर बता देते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसू आई थी, वह बोली, सुधा तुमने कभी किसी से प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपता। अगर कोई बात छिपाई होती भी है तो हमने तुम्हें ज़रूर बता दिया है। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों, और अभी उसी दिन को देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो नहीं बताया। चंद्र बोला, तब तो हम प्यार व्यार नहीं किया। गेसू यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज़ होने पर तुम इतने दुखी हो गए, हो जाने दो नाराज़, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया है। उसके बाद गए बिसारिया के यहाँ। बिसारिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और फिर मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे ज़रूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? केसू कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पेटिकों में कौन है? चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया और अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते? मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? अपनी कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे हो तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं, बताओ तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मार कर कहा, और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा और देखा डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए और सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसके अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी,
बड़ी कोशिश करते हुए सुधा बोली। हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में निगाह गड़ाए हुए कहा। बोलो ना तुम, खुद ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं, चंदर ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं? चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं, और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ये सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपन, चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हुई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चाट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई तो उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जम्हाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30? अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखा और कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लो और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजन से कहा कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दूँ। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में आ खड़ी हुई, धमकी स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर उनके कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोले, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी एमए में है क्या? हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ, और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजी यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुँह से लगाते हुए कहा। भाग 2।